हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग द नोवेल। आज का ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो बात कर लेंगे। बट जब एग्ज़ाम दे के आते हो तो ये बताया करो कि कितने क्वेश्चंस आए, कौन कौन से आपने किए, कैसा तुम्हारा एग्ज़ाम्स गया। ठीक है, ये बता दिया करो। देखो, अंडरस्टैंडिंग द नोवेल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहले में जो है शॉर्ट नोट आएंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में आने वाले हैं आपके नोवेल से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि डिस्कस द ओरिजिन ऑफ नोवेल, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। व्हाई डिड द नोवेल फ्लरिश इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में नोवेल क्यों फ्लरिश हुआ था। फिर अवेकनिंग पे आता है, क्रिटिकल अप्रोच के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। ठीक है, ये वाला करेंगे हम, क्वेश्चन सारे ही करेंगे। फिर सबल्टर्न के लिए विद रेफरेंस टू पराजा से भी हमेशा आता है। एग्जामिन ओकोनो कैरेक्टर एज ए ट्रेजिक हीरो, कि जो ओकोनको था उसका वो जो कैरेक्टर था उसको एज ए ट्रेजिक हीरो क्यों बताया गया है, इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसके साथ साथ दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट से, और एक आ रहा है पराजा से यहाँ पे बेसिकली 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन पेपर में आज की वीडियो का हमारा होमवर्क रहेगा, ये हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया, सेक्शन ए बी 2 सेक्शन में ये पार्ट डिवाइड है। और जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह का आता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताना है, सॉरी शॉर्ट नोट बताने हैं। तो शॉर्ट नोट में जैसे आप देख सकते हो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अब इसमें आपको 100 वर्ड्स में तो आपको लिखना है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइक फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या होता है, राइज ऑफ नोवेल क्या था, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, डिसपोरा, नोशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, और एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ प्लॉट। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट नोट आते हैं जो आपको बताने पड़ेंगे। एंड जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या होता है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है एक स्टोरी टेलिंग मोड होता है ये। ठीक है, इट्स अ स्टोरी टेलिंग मोड। देन वेयर जो कैरेक्टर होता है, एनी कैरेक्टर की आप बात कर लो, जैसे दैट कैरेक्टर इनसाइड द स्टोरी रिकाउंट्स इवेंट्स यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई, ठीक है, मी और वी। इन अंडरस्टैंडिंग द नोवेल, जो हमारा पेपर का भी नाम है, ये जो पर्सपेक्टिव है, दिस पर्सपेक्टिव एक्ट्स एज अ डायरेक्ट लेंस immersing readers entirely in the narrator's specific thoughts, उसके emotions, sensory expressions. Okay, and बाकी इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि जैसे जो फर्स्ट पर्सन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन में जो कैरेक्टर होता है दैट टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टोरीज नैरेटर, एंड ही यूजेस लाइक द प्रोनाउंस that is I, we, us. Okay, and commonly used in young adults, science fiction, young adults हो गया, ठीक है, साइंस फिक्शन हो गया, मेमोरीज हो गई, या फिर ऑटोबायोग्राफीज़ हो गई। इस तरह से इनके ज़रिए जो है, जो फर्स्ट नैरेटिव है उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो। देन जैसे राइज ऑफ नोवेल है, राइज ऑफ नोवेल क्या था उसके बारे में बता देना। सो राइज ऑफ नोवेल में क्या लिखेंगे आप कि द राइज ऑफ द नोवेल रेफर्स टू द एमर्जेंस ऑफ द नोवेल एज द डोमिनेंट पार्ट या डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म इन 18th सेंचुरी। ओके, 18th सेंचुरी में कहाँ पे था, यूरोप हो गया, और पर्टिकुलरली इंग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पे। इट मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम आइडियलाइज्ड एरिस्टोक्रेटिक रोमांसेस टुवर्ड्स रियलिज्म एंड फोकसिंग ऑन द साइकोलॉजिकल डेप्थ, डेली लाइव्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्डिनरी और मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स। मतलब जो 18th सेंचुरी में यूरोप में मेनली जो इंग्लैंड में एक जो राइज ऑफ नोवेल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या था कि पहले जो आदर्शवादी और जो एलीट वर्ग था उसमें जो एक रोमांटिसिज्म की चीज़ें जो दिखाई जाती थी, वहाँ से हटाकर रियलिज्म की ओर एक बदलाव था ये
एक चेंज लाया गया था जिसमें जो मिडिल क्लास है या फिर जो मिडिल क्लास लोगों की जो साइकोफिज़िकल जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसके बारे में, और जो एक रोज़मर्रा का जो जीवन है और उस जीवन का जो संघर्ष है उस पर एक फोकस किया गया था इसके ज़रिए, द राइज ऑफ द नॉवल के ज़रिए, जो एक चेंज लाया गया था इसमें नॉवल राइटिंग में। ठीक है, इसमें फॉर्मल रियलिज्म की आप बात कर सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म की बात कर सकते हैं, और जो एसेसिबिलिटी थी, जैसे एसेसिबिलिटी में आप क्या बताएंगे, ऑथर्स स्टार्टेड यूजिंग प्लेन और accessible language rather than elevated poetry which allowed the common public to relate directly to the text. ओके तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह से बस 100 वर्ड्स में इस तरह से बता देना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100 वर्ड्स में आप बस थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आप बता सकते हैं। इस सीरीज़ में ये काफ़ी सारे हैं, ये सारे मैं नहीं कराऊंगी वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और मुझे लगता है वो बोरिंग भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होती है ना तो कहीं ना कहीं बोरियत हो ही जाती है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं सेक्शन बी में। इसके हम सारे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगी सारे कराने की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाली हूँ। तो सेकंड में है आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और ये आपको 350 से 400 वर्ड्स में आपको एक आंसर लिखना है। तो चलो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम, डिस्कस द ओरिजिन ऑफ नॉवल। देखो ओरिजिन ऑफ नॉवल यहाँ भी आ गया और राइज ऑफ द नॉवल। ठीक है, तो नॉवल के बारे में तो आपको अच्छे खासे पढ़ के जाना ही पड़ेगा। डिस्कस द ओरिजिन ऑफ नॉवल, व्हाई डिड द नॉवल फ्लरिश इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड, कि नॉवल का ओरिजिन कैसे हुआ था। ठीक है, और 18th सेंचुरी में जो इंग्लैंड में ये हुआ था तो वो किस तरह से फ्लरिश हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, मतलब इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में ही नॉवल क्यों इतना फ्लरिश हुआ था, इसकी बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि द नॉवल originated as a distinct literary genre in 18th century इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और ब्रांचिंग अवे फ्रॉम अरिस्टोक्रेटिक रोमांसेस एंड एपिक पोएट्री, इट फ्लरिश्ड ड्यू टू द राइज ऑफ एन एजुकेटेड मिडिल क्लास। इसका राइज हुआ था, जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास जब बन रही थी उसकी वजह से इस चीज़ का उदय हुआ था। Increased leisure time, printing press advancement, and a shift toward realism reflecting ordinary life, कि जो एक ऑर्डनरी आम जीवन को दिखाने के लिए जो है ये जो जितना भी नॉवल का एक जो पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया था। ये जो एक अरिस्टोक्रेटिक जो एक उच्च एलीट क्लास का जो एक रोमांटिक एपिक जो एक चला था, एक एरा चला था पोइट्री में, उसको चेंज करके एक शिफ्ट आया था नॉवल राइटिंग में, जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी और एक डेली रोज़मर्रा के जो मिडिल क्लास है उसके जीवन के संघर्ष को दिखाता था, ऑर्डिनरी लाइफ को दिखाने के लिए। तो ये शिफ्ट आया था। ठीक है, सो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप बताएंगे कि एज ए लिटरेरी जेनियर नॉवल emerged in the beginning of 18th century. It can be said that the Industrial Revolution created a desire among the people to read books or any other literature related to their everyday experience. ओके, अब डेफिनेशन तो खैर नहीं लिखेंगे हम, बट हाँ ओरिजिन ऑफ नॉवल आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ नॉवल, तो द इंग्लैंड जो इंग्लिश नेम है नॉवल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल न्यू थिंग। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो जो द नोवेला वॉज अ काइंड ऑफ एनेडोट फाउंड इन ए 14th सेंचुरी सिंस द विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, तो द नोवेल रिप्लेसिंग पोएट्री एंड ड्रामा हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, मतलब जब नॉवल का उदय हुआ तो इसने पोएट्री को तो शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, और ड्रामा जो है उसकी जगह पे आ गया था, जो ऑर्डिनरी लाइफ को दिखाते थे। अब बात करते हैं व्हाई डिड द नॉवल फ्लरिश इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, ये हमारा हेडिंग बनेगी, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड इन द नॉवल।
फर्स्ट है इंक्रीज लिटरेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो जो फॉर्मल एजुकेशन और लिटरेसी रेट्स थे वो सर्च हुए थे और एक्सपेंडिंग द रीडिंग पब्लिक बियॉन्ड द वेल्दी एलिट। मतलब जो लिटरेसी और एजुकेशन उस टाइम इंक्रीज हो गए थे, जिससे क्या था कि जो औपचारिक शिक्षा थी और जो एजुकेशन रेशियो था उसमें एक बढ़ोतरी हुई थी, जिससे जो पढ़ने वाले लोग थे उनका दायरा एलीट लोगों के दायरे की तरह आगे बढ़ गया था। देन सेकेंड पॉइंट लिखेंगे राइज ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, मध्य वर्ग का उदय। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई थी और उसके एक्सपेंडिंग की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड था that was created a prosperous middle class with newfound disposable income. This class demanded literature that reflected their own daily lives, struggle, ठीक है, values, and rather than the idealized aristocratic heroes of past epic. मतलब जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कि जो एक एलिट वर्ग का जो एक टाइम आया था जिसमें रोमांटिक पोइट्री वगैरह होती थी, तो उस चीज़ की बजाय जो एक आम आदमी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो स्ट्रगल है, जो वैल्यूज़ हैं डेली लाइफ की, उनको रिफ़्लेक्ट, वो चीज़ें जो है वो रिफ़्लेक्ट होने लगी थी, उनको दिखाया जाने लगा था। ठीक है, थर्ड है टेक्नोलॉजिकल और पब्लिशिंग एडवांसमेंट। द मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। उस टाइम क्या है, जो बुक्स है ना वो मास लेवल पर पब्लिश होने लगी थी। थ्रू इम्प्रूव्ड प्रिंटिंग प्रेस्ड मेड लिटरेचर चीपर और वाइडली एक्सेसिबल। जो प्रिंटिंग प्रेसेस उस टाइम बनने लगी थी उनकी वजह से लिटरेचर जो था वो सस्ता हो गया था और एक बड़े लेवल पर एक ज़्यादा लोगों की पहुंच तक वो जाने लगा था। लिटरेचर की मैं बात कर रही हूँ। तो द इन्वेंशन ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, ठीक है, ये जो लाइब्रेरीज थी, दोज लाइब्रेरीज अलाउड रीडर्स टू बोरो बुक्स फॉर अ स्मॉल सब्सक्रिप्शन फीस और सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडिंग द ऑडियंस। मतलब लाइब्रेरीज भी बनने लगी थी जहाँ पर थोड़े से अमाउंट देने के बाद, जैसे आप लोग अपने यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से की जो लाइब्रेरी है वहाँ से बुक इशू कराते हो ना, तो उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ता है। उसके बाद आप एक पर्टिकुलर टाइम तक बुक पढ़ सकते हो, फिर उसको रिटर्न करना होता है। तो वही जो है यहाँ पर सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज़ जो बनाया गया था, जो एक इन्वेंशन हुआ था, उसकी वजह से जो रीडर्स थे वो बुक ले सकते थे और उसको कुछ अमाउंट के बाद, मतलब पे करने के बाद जितने टाइम उनको पढ़ना था फिर वो वापस कर देते थे। तो इससे भी जो है जो रीडर्स थे समाज में, जो पढ़ने वाले लोग थे, उनकी जो संख्या थी वो बढ़ गई थी। फोर्थ है रियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म। द 18th एनलाइटमेंट फिलोसफी emphasized individualism and empirical experience. कुछ नॉवलिस्ट थे जैसे डैनियल डेफो, ठीक है, डैनियल डेफो हो गए, और जो कि ऑथर थे रॉबिन्सन क्रूसो के, और हेनरी फील्डिंग द ऑथर ऑफ टॉम जोन्स शिफ्टेड द लिटरेरी फोकस टू प्लॉजिबल कैरेक्टर्स और जेन्युइन इमोशंस एंड रिकग्नाइजेबल सोशल रियलिटीज़। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है रियलिज्म की और इंडिविजुअलिज्म के बारे में। देन द फीमेल रीडरशिप, जो फीमेल थी पढ़ने वाली, उनकी संख्या बढ़ गई थी। वुमेन हु हैड मोर लीजर टाइम थैंक्स टू इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स emerged as a massive reading force. This prompted the development of the domestic novel and episodary fiction, notably pioneered by Samuel Richardson with works like Pamela. थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में भी, ठीक है। सो ये बातें कुछ हेडिंग्स बन जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 18th सेंचुरी के बारे में। तो एक हेडिंग बनाएंगे हम कि उस टाइम के मेन नॉवलिस्ट कौन कौन थे।
तो पायनियर्स ऑफ द 18th सेंचुरी नॉवल, तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम, मैं कुछ राइटर्स लिख रही हूँ विद देयर नेम्स, तो वो याद कर लेना, वो हेल्पफुल रहेगा जब आप आंसर लिखोगे। तो पायनियर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, तो यहाँ पे मैंने कुछ ये जो नॉवलिस्ट हुए थे उनके नाम है और इधर उनकी बुक्स हैं, जिसमें है डैनियल डेफो, जिनकी रॉबिन्सन क्रूसो जिन्होंने लिखा था। ही रोट हाईली रियलिस्टिक जर्नलिस्टिक अकाउंट्स ऑफ सर्वाइवल एंड एडवेंचर, ठीक है, वो सब इसमें आ जाता है। देन सैमुअल रिचर्डसन की है पामेला, पॉपुलराइज्ड विद द एपिसोलरी नॉवल रिटन एज ए सीरीज ऑफ लेटर्स। ये जो है एक सीरीज ऑफ लेटर्स था जिसमें इट वॉज अबाउट टू एक्सप्लोर डीप साइकोलॉजिकल और मॉरल डायलमास की इसमें बात हुई है पामेला पे। देन हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स जो इन्होंने लिखा था, तो इट डेवलप्ड द कॉमिक पिकार्सिक एंड एपिक स्टाइल नॉवल, ये इनकी खासियत होती थी। लॉरेंस स्टेटन है जिन्होंने जेंटलमैन लिखा था, और एक और था जिसका नाम है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शेडी, ठीक है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड लॉरेंस इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल हाईली सब्जेक्टिव और सटायरिकल नैरेटिव टेक्निक्स, सटायर वाली जो टेक्निक होती है ना वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो इतना सा है ये, ठीक है। इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे, ओके। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जो कि नेक्स्ट ही है, अटेम्प्ट अ फेमिनिस्ट क्रिटिकल अप्रोच टू द अवेकनिंग। जो अवेकनिंग है, जो नॉवल है, इसमें हमें फेमिनिज्म को ध्यान में रखते हुए कुछ हमें क्रिटिकल अप्रोच करना है, क्रिटिकली इसके बारे में बात करनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। सो अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि अ फेमिनिस्ट क्रिटिकल अप्रोच टू केट चॉपिन्स द अवेकनिंग एग्जामिन्स हाउ प्रोटोगोनिस्ट एडना Pontelier's journey of self-discovery directly conflict with 19th century patriarchal norms। तो यहाँ पर जो है जो पुरुष प्रधान समाज की बात हो रही है, जहाँ पर इसमें अगर द अवेकनिंग की हम बात करें, ठीक है, नारीवादी जो आलोचना है उसकी बात करनी है यहाँ पर। तो इसमें ये बात की गई है कि किस प्रकार या कैसे जो इसमें जो मेन कैरेक्टर है एडना, वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए जो 19th सेंचुरी के जो उस टाइम के पितृसत्तात्मक जो नॉर्म्स होते थे, मानदंड होते थे, उनसे वो किस तरह से टकराती है, क्यों टकराती है, ताकि वो खुद को जान सके, ठीक है, अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर सके। तो उसके लिए उसको जो वो समाज तो उस टाइम पेट्रार्चल था, ठीक है, तो उससे टकराने पर ही वो अपने आप को जान सकती थी, ढूंढ सकती थी। सो दिस नॉवल ऑपरेट्स एज ए प्रोफाउंड क्रिटिक ऑफ द सोसाइटल मदर वुमन ideal, exploring Edna's desire for autonomy, sexual agency and individual identity beyond her prescribed domestic role। मतलब जो उसका एक घरेलू जो रोल दिखाया गया है ना, उससे बढ़कर जो वो अपने लिए जो एक्सप्लोर करना चाह रही थी, अपनी इच्छाओं का, अपनी ऑटोनॉमी का, सेक्सुअल एजेंसी का और इंडिविजुअल आइडेंटिटी का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है इतना सा, ये हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। एंड अप्लाइंग अ फेमिनिस्ट लेंस टू द नॉवल अनरिवल्स सेवरल की नेम्स, जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो उसको मैं एक हेडिंग दे देती हूँ, उसके बाद उसकी हम सब हेडिंग बनाएंगे, जिससे कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट है द मदर वुमन आइडियोलॉजिकल ट्रैप, ठीक है। ये जो आइडियोलॉजिकल ट्रैप था मदर वुमन का, जो उसको एक लेडी को डिस्क्राइब किया जाता है जिस तरह से, तो उसके बारे में बताना है कि द फॉइल टू एडना इज़ एटले रेडिंगटन, द मदर वुमन हु हैप्पीली डिक्टेटेड हर लाइफ टू हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। सो फेमिनिस्ट एनालाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फेमिनिस्ट एनालिसिस हाईलाइट करता है हाउ चॉपिन, जो इसके राइटर हैं, ही यूजेस एडले टू शो हाउ 19th century society rewarded women
who willingly accepted their subjugation, while Edna's refusal to conform to these domestic expectations brands as her as an outcast. मतलब कि अगर बात करें हम मदर वुमन जो एक आइडियोलॉजिकल जाल था उसके बारे में, तो इसमें जो एक नारीवादी विश्लेषण जो हुआ वो इस बात पर जोर देता है कि जो चोपिन एडल का ये दिखाने के लिए करती है कि 19th सेंचुरी का जो समाज था वो उन लेडीज़ को एक तरह से पुरस्कृत करता था जो अपनी इच्छा से अपनी अधीनता को स्वीकार करती थी, जबकि जो एडना है वो इन जितनी भी डोमेस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है उसके अनुरूप ढलने से मना कर देती है, और जो है समाज जो है वो उसको एक तरह से बहिष्कृत कर देता है। ठीक है, तो ये जो जाल था उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ पेट्रियार्चल बार्गेन। जो पितृसत्तात्मक समाज था उसको वो किस तरह से रिजेक्ट करती है। तो अर्ली इन द नोवेल एडना इज कंसिडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। जब नोवेल शुरू होता है ना तो एडना को एज अ अपने पति की एक प्रॉपर्टी की तरह उसको दिखाया गया है। ठीक है, हर फिज़िकल अवेकनिंग जो उसकी एक फ़िज़िकल अवेकनिंग जो थी वो सिम्बोलाइज़ करती है उसको मतलब उसको जो एक उसकी फ़िज़िकल अवेकनिंग हुई थी वो कैसे हुई थी, सिम्बोलाइज्ड बाय स्विमिंग इन द ओशन parallels a psychological rebellion where she begins to view herself as an independent human being rather than an extension of her husband or children. ठीक है, ये जब उसको सेल्फ रियलाइज़ हुआ था अपने बारे में, अपनी फ़िज़िकल अवेकनिंग जब हुई थी, जब उसको व्हेन शी वाज स्विमिंग इन द ओशन, तो ये चीज़ें उसको सिम्बोलाइज करती है कि हाउ शी वॉज फीलिंग फ्री लाइक एंड शी फील हर आइडेंटिटी कि वो एक इंडिविजुअल है with her own freedom, with her own desires, identity. She is not a extension of her husband or children. मतलब वो अपने पति और बच्चों पर डिपेंड रहने तक ही उसका जीवन नहीं है. She is an individual. ठीक है. थर्ड पॉइंट, sexual agency. Critics have frequently noted that Chopin's जो राइटर हैं उनका एक बहुत ही फ्रैंक डिपिक्शन है अबाउट फीमेल सेक्सुअल डिज़ायर्स वॉज डीपली कंट्रोवर्शियल इन हर टाइम. Edna's exploration of her sexuality, which she separates from traditional notion of marriage or childbearing, that is viewed in the feminist theory as a radical reclamation of her own body. Okay, then next है हमारा the limitation of the era. While Edna managed to move out of the family home, rent her own space, ठीक है, the pigeon house, and experience financial autonomy, this novel ultimately demonstrates about how thoroughly जो patriarchal society है that dominate all facts of a woman's life. ठीक है, एक वुमन की लाइफ के जितने भी जो पार्ट्स होते हैं, एक जीवन के जो जितने भी रोल होते हैं उसके, उन सबको जो एक पुरुष प्रधान समाज था वो जो है वो डोमिनेट करता था. एंड एट द सेम टाइम Edna's suicide at the end of the novel is often debated by feminist scholars. Some view it as an ultimate tragic defeat where she is crushed by patriarchal determination, while other जो scholars हैं they interpret it as a final empowering act of absolute self-mastery, a choice of escape the confines of the male-defined roles rather than compromise her awakened self. Marriage as confinement. दिस नॉवल एक्सपोज करता है हाउ मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ रिड्यूस वुमेन टू वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ रादर दैन इक्वल पार्टनर्स. Edna's husband Leonis
Pontlair views his wife as an object he owns, initially reaching to her rebellion as if a valuable piece of property होता है ना has been damaged. Okay, so marriage as confinement. लास्ट है सबवर्शन ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स. एडना रिजेक्ट करती है द प्रिस्क्राइब्ड मदर वुमन आइडियल. ठीक है, जो मदर वुमन आइडियल था ना उसको वो रिजेक्ट कर देती है. परफेक्टली एम्बडीड बाय हर फॉयल द डोमेस्टिक, और जो सब वेरिएंट मैडम रेटिग्नॉल था. इंस्टेड ऑफ लिविंग सॉलिडली फॉर हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, एडना प्रायोरिटाइज हर ओन डिज़ायर्स, artistic expressions and bodily autonomy. ठीक है, देन इसको हम कंक्लूड करते हैं. कंक्लूड में थोड़ी सी समरी लिख देना, थोड़ा सा जो एडना है उसके बारे में, और वो किस तरह से जो सामाजिक दायरे हैं उनको तोड़ के आगे बढ़ती है, अपने आप को खोजती है, अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचती है. तो वो सारा आप थोड़ा थोड़ा करके कंक्लूजन में लिख देना, एक अच्छा सा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर बन जाएगा. आई मीन अनदर क्वेश्चन, डिस्कस द टर्म सबाल्टर्न. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी हम आज डिस्कस करते हैं कि डिस्कस द टर्म सबाल्टर्न विद रेफरेंस टू पराजा. ठीक है, सबाल्टर्न क्या होता है, पराजा के संदर्भ में आपको इसको एक्सप्लेन करना है. ओके, तो इन पोस्ट कॉलोनियल और लिटरेरी थियरी दिस वर्ड सबाल्टर्न that refers to the marginalized groups who are excluded from a society's established power structure and denied the ability to speak or act on their own behalf. मतलब जो एक पोस्ट कॉलोनियल जो एरा था उसमें सबाल्टर्न शब्द जो है ये उन लोगों को बारे में बताता है जो जिन्हें समाज में जो शक्तियाँ स्थापित शक्तियाँ होती है ना उनसे उनकी संरचनाओं से बाहर रखा जाता है, और जिन्हें अपनी बात अपने बारे में बोलने से या अपनी बात रखने से या फिर अपने लिए कुछ भी करने की जो क्षमता होती है ना उससे उनको अलग रखा जाता है, मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाता. ठीक है, सो गोपीनाथ मोहंतेज एक्लेम्ड उड़िया नॉवल जब पराजा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज़ परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट्स द सबर्टन एक्सपीरियंस बाय इलस्ट्रेटिंग हाउ द एपोनिम्स ट्राइबल कम्युनिटी tribal community is systematically silenced and oppressed by the elite class. ठीक है, एलिट क्लास के द्वारा किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को जो है एक सिस्टमेटिकली चुप करा दिया गया था. द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट टू द नॉवल इज़ एविडेंट इन द फॉलोइंग वेज, जो मैं अभी बताने वाली हूँ. एक एक पॉइंट लिखेंगे हम. एक्सप्लॉयटेशन बाय द एलीट, जो एलीट वर्ग था उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाना. तो जो पराजा है, द पराजा ट्राइब रिप्रेजेंट्स द सबल्टर्न, ओके, existing at the absolute margins of a dominant socio-economic hierarchy. Okay, they are continually oppressed or manipulated by upper caste, moneylenders, corrupt फॉरेस्ट गार्ड्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ये बात हो रही है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, ये किस तरह से एलीट के द्वारा उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था. देन एक्सक्लूजन फ्रॉम द लॉ बिकॉज दे लैक फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि उन लोगों के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी अबाउट मॉडर्न लीगल सिस्टम के बारे में. तो द ट्राइब इज़ रिड्यूस्ड to a state of voicelessness, and the legal approach is used not to protect them but as an instrument of coercion to seize their lands and reduce them to bonded labor.
मतलब उनको कानून से बाहर रखा गया था। क्यों, कैसे रखा गया था? एक तो उनको एजुकेशन नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नॉलेज नहीं थी अबाउट लीगल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो एक तरह से उनको ना एक आवाज़ रहित, वॉइसलेसनेस की एक जाति के रूप में उनको बता दिया गया था, मतलब एक ठप्पा लगा दिया था उन पे। तो जो लीगल अप्रोच थे वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होते थे, बल्कि वो उन जो कानून में जो धाराएं थी वो इसलिए यूज़ नहीं होती थी कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, बट वो एक एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ की गई थी ताकि उनको उन्हीं की ज़मीन पर एज ए बॉन्डेड लेबर की तरह यूज़ किया जा सके, जबकि वो मालिक होते थे अपनी ज़मीन के, बट उनको एक बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट किया जाने लगा। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। दिस नोवेल हाईलाइट्स हाउ द पराजा लूज कंट्रोल over their ancestral lands and traditional way of life। कि ये नोवेल ये हाईलाइट करता है कि किस तरह से जो पराजा है वो अपना कंट्रोल खो देता है अपनी ही ज़मीन पर से, और जो उनका ट्रेडिशनल जो तरीका था जीवन जीने का, वो उन दोनों चीज़ों से उनका कंट्रोल छूट जाता है। मोहंती जो है ही पोर्ट्रेज दैम एज सब्जेक्ट टू अ hegemony that strips them of human agency and self-determination। Next है the struggle for agency। Despite their subjugation, Paraja tribes eventual resort to violent rebellion and retaliation can be read as a subaltern attempt to reclaim dignity and challenge the corrupt hegemonic powers। मतलब जो पराजा हैं उनके बारे में अगर हम आगे बात करें तो एक स्वायत्तता के लिए संघर्ष, मतलब खुद के लिए संघर्ष वाली बात हो जाती है। तो अपने अधीन होने के बावजूद भी जो पराजा ट्राइबल्स हैं उन्होंने एक हिंसक वॉयलेंट तरीका जो है उसका सहारा लेना पड़ा, और अपनी जो उनकी आइडेंटिटी थी उसको दोबारा से गेन करने के लिए जितनी भी शक्तियाँ थी, जो एलीट वर्ग थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनसे टकरा गए थे वो लोग, ठीक है। और उनको चुनौती देने के लिए जितने भी प्रयास थे वो उनके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। जो स्ट्रगल था उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसमें थोड़ा सा और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो फाउंडेशनल पोस्ट कॉलोनियल मीनिंग ऑफ जो मार्जिनलाइज्ड और डिस्प्लेस्ड के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, एंड द रिजेक्शन ऑफ द सबल्टन स्टडीज़ प्रोजेक्ट एज ए मोमेंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इसके बारे में भी आपकी जो आपकी बुक है इग्नू की उसमें दिया गया है, वो एक बार देख लेना, ठीक। एक अनदर हेडिंग है रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। Although the Paraja are subalterns, the novel does not portray them merely as passive victims। सुक्रुजानी जो जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कैरेक्टर हैं इस नॉवल के, सुक्रुजानी और हिज फैमिली डिस्प्ले करेज, डिग्निटी एंड अ डिज़ायर टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड आइडेंटिटी, है ना। देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि उनका जो संघर्ष है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, वो हाईलाइट करता है द ह्यूमन स्ट्रगल फॉर जस्टिस और सेल्फ रेस्पेक्ट। इन दिस वे दिस नोवेल चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स अबाउट ट्राइबल कम्युनिटीज़ और ब्रिंग्स देयर एक्सपीरियंसेस टू द फोरफ्रंट। देन कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में बताएंगे कि इट इज़ व्यूड थ्रू द लेंस ऑफ सबल्टन स्टडीज़। Paraja is a powerful representation of an indigenous community living on the margins of society। Parajas are subaltern क्यों थे? Because they are economically exploited, socially excluded, politically powerless and largely voiceless। उनकी अपनी आवाज़ ही नहीं थी, मतलब उनको वैल्यू नहीं दी जाती थी, उनकी बात सुनी ही नहीं जाती थी विदिन द डोमिनेंट सोशल ऑर्डर। By narrating their struggles, जो गोपीनाथ मोहंते हैं, he gives visibility to a marginalized community and expose the mechanism of oppression that shape their life, ठीक है।
ये जब मैं बोलती हूँ जो भी, तो अगर आप मिस कर जाते हो सुनने में, तो जो सबटाइटल हैं उनको ऑन करके फिर ये वीडियो देख लिया करो। तो उससे क्या है ना कि जो अगर छूट भी गया तो आप कम से कम पढ़ते रहोगे उस चीज़ को, तो वो भी इजी रहेगा आपके लिए। ओके, चलो। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ colonialism on the close-knit Igbo society with reference to the things fall apart। ठीक है, जो कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट था इग्बो सोसाइटी पर, जो थिंग्स फॉल अपार्ट में दिखाया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली जो औपनिवेशिक शासन जिसको हम बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि कॉलोनियलिज्म फंडामेंटली डिसमेंटल्ड द सोशो पॉलिटिकल और spiritual cohesion of the indigenous Igbo society, shifting it from a self-governing communal entity to a marginalized fragmented community। तो यहाँ पर भी लगभग वैसा सा ही कुछ हम पढ़ने वाले हैं जैसा हमने पराजा के बारे में पढ़ा था। तो वही कुछ समाज का, जिस तरह से पराजा में जो समाज, जो ट्राइबल कम्युनिटी दिखाई है, वैसा सा ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं इग्बो सोसाइटी में। तो जो शिनुआ एचेबे है, his novel Things Fall Apart illustrate how British imperial forces systematically served the things that held together। Got it? अब बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट की। The undermining of indigenous governance। जो ट्रेडिशनल इग्बो सोसाइटी है, दैट इज़ रिलाइड ऑन अ कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। डिसीजंस वर मेड बाय काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स। इसमें उनके लिए जो डिसीजन लिए जा रहे थे वो जो काउंसिल के एल्डर्स थे, सीक्रेट सोसाइटीज़ लाइक जो इगुगु थे एंड द ओरेकल्स। सो द ब्रिटिश imposed a foreign administrative structure or installing district commissioners and court messengers, ठीक है, who were seen as corrupt और tyrannical, जो तानाशाही होते हैं ना, उनकी तरह उनको दर्शाया गया है। by enforcing external legal codes, the colonial government served the power of village leaders and rendering the indigenous justice system absolute and installing a sense of powerlessness। मतलब ये है कि स्वदेशी शासन व्यवस्था को कमज़ोर कर देना। ठीक है, तो जो परंपरागत इग्बो समाज था ना, वो एक जटिल और सेंट्रलाइज्ड शासन प्रणाली पर आधारित था। इसमें जितने भी जो बुज़ुर्ग थे, जो काउंसिल के मेंबर्स थे, ठीक है, उनको जो है जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थे और जो ये जो एलीट वर्ग थे, उनके लिए वो भविष्यवक्ताओं के लिए इस तरह से काम करते थे। तो जो प्रशासनिक ढांचा था वो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर एक तरह से मढ़ दिया था, और इसका रीज़न जो रिज़ल्ट ये हुआ कि जो जितने भी कानून थे वो उन पर लागू कर दिए गए थे, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने जो विलेज लीडर्स थे उनकी शक्तियाँ कम कर दी थी, पावर कम कर दी थी। अब वो कुछ डिसीज़न नहीं ले सकते थे, जिससे हुआ ये कि जो स्वदेशी शासन प्रणाली थी, जो वो शासन प्रणाली जो इग्बो सोसाइटी अपने हिसाब से चलाते थे, अपना जो काम करते थे, सामाजिक प्रणाली जो बना रखी थी, वो जो है एक तरह से पावरलेस उसको कर दिया गया था। अब उनके पास कोई पावर नहीं रह गई थी। जो भी पावर थी वो ये जो कॉलोनियल गवर्नेंस जो बनी थी उनके पास चली गई थी, उन्होंने अपने हिसाब से बना लिया था। रिलीजियस फ्रैक्चर एंड मार्जिनलाइजेशन। इग्बो जो है स्पिरिचुअली वॉज डीपली रूटेड इन द वर्शिप ऑफ नेचर की, प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है, एंड कम्युनल हार्मनी, समाज में जो है वो मिलजुल के रहते थे। द यूरोपियन मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड अ रिजिड मोनोथेसिस्टिक रिलीजन, ओके, एंड दे इनिशियली टारगेटेड सोसाइटीज़ आउटकास्ट। जो ये जो औपनिवेशिक जो कॉलोनियल सिस्टम जो आया था ना, उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया जो सोसाइटीज़ आउटकास्ट, सच एज जो
outcast, and those who broke cultural taboos. By accepting these individuals who were previously marginalized, the church, अब यहाँ पे चर्च भी शामिल हो जाता है, तो द चर्च disrupted the strict social hierarchy and beliefs of the clan when the missionaries built their church in the that evil forest. Okay, a sacred feared area without suffering divine retribution, it severely undermined the authority of the traditional priest and local deities. तो यहाँ पर भी एक नुकसान हुआ था इनका, रिलीजियस फैक्टर और मार्जिनलाइजेशन के बारे में लिख देंगे. The erosion of cultural solidarity. Before the colonial arrived in औपनिवेशिक जो एक ताना बाना था उसके आने से पहले Igbo clans acted as a cohesive unit unified by shared customs, proverbs और mutual respect. The introduction of Christianity, जब Christianity का इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पर इग्बो समाज में, एंड द colonial legal system forced clansmen to turn against one another. इग्बो समाज के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं. फैमिलीज वर टोर्न अपार्ट, परिवारों को तोड़ दिया जाता है. व्हेन इंडिविजुअल्स अबंडन देयर ट्रेडिशन टू जॉइन द वाइट मैन्स चर्च. मतलब अगर कोई इस समाज के किसी भी घर से कोई भी जो है चर्च को अगर ज्वाइन करता है, ठीक है, तो जो फैमिलीज़ हैं वो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब उनसे रिश्ता तोड़ लेते थे. दिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लेफ्ट द कम्युनिटी अनएबल टू एक्ट एज अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द एनक्रोचिंग फॉरेन पावर्स. मतलब देखा जाए तो एक तरह से जो चर्च हैं और जो कॉलोनियल सिस्टम थे उन्होंने इग्बो सोसाइटी के लोगों के साथ एक तरह से फूट डाल दी थी कि जो लोग थे अगर वो कुछ अपने लिए कुछ काम करना चाहते थे या अगर चर्च के साथ काम करना चाहते थे तो जो फैमिली है, मतलब उनके बीच में ना मतभेद इस तरह से कर दिए थे कि फैमिलीज टूटने लगी थी और जो पूरा कंट्रोल था ये कॉलोनियलिज्म का वो जो है वो इग्बो सोसाइटी पर दिखने लगा था. प्रोटेगोनिस्ट स्ट्रगल एंड द ट्रेजिक क्लाइमैक्स. दिस कैरेक्टर ऑफ ओकोंक्वो that embodies the tragic clash of culture, driven by a fierce dedication to traditional masculine values. He fiercely resists the encroachment of the colonizers. जो colonizers थे, औपनिवेशिक ताकतें थी, उनके जो encroachment था, जो एक तरह से अपना अधिकार जमा लेना या फिर जो कब्ज़ा कर लेना जिसको बोलते हैं, उसके खिलाफ वो खड़ा हुआ था. When Okonkwo kills a colonial messenger during an attempted rebellion, he realizes his own people are unwillingly to fight for their traditional. ठीक है, defeated by the irreversible changes to his society, Okonkwo hangs himself. His death symbolize करती है the ultimate defeat of the traditional Igbo way of life at the hands of imperialism. Historical erasure. This novel concludes with a chilling reflection from a British district commissioner. He views Okonkwo his rebellion or suicide as an insignificant detail to be included in a proposed book about the pacification of the primitive tribes. So this reflects the colonial attitude of erasure, wherein a rich, intricate indigenous society is reduced to a footnote in the history of imperial conquest. Got it? फिर कंक्लूजन लिख देंगे हम. कंक्लूजन में आपको कॉलोनियलिज्म के बारे में बता देना है, इग्बो सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बता देना है और इसका इग्बो सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से इन्होंने जो समाज था, इग्बो समाज था, उसको तोड़ दिया था. ठीक है, और उसका क्या प्रभाव पड़ा था वो आपने कंक्लूजन में बता देना है बस. लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स इन नॉवेल्स पर आ जा.
जो पराजा नॉवल है उसमें सॉन्ग्स और पोएम्स की क्या इम्पोर्टेंस है। सो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे सॉन्ग्स एंड पोएम्स इन गोपीनाथ मोहंते पराजा, ठीक है, आर नॉट मेयर डेकोरेटिव एलिमेंट्स, दे फॉर्म द रिदमेटिक सोल ऑफ द नैरेटिव। तो this serves as vital instruments of cultural preservation, emotional expression, and stark thematic contrast against the tragedy of exploitation। मतलब कि जो गोपीनाथ मोहंती का जो नाटक है पराज, इसमें जो कविताएं हैं, सॉन्ग्स और जो पोएम्स हैं, वो कोई एक डेकोरेटिव चीज़ें नहीं है। ये एक तरह से जो उनकी जो कल्चरल संरक्षण है, जो भावनात्मक एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग्स हैं, और जो शोषण जो उनके साथ हुआ है उसको बताने का, या एक तरह से उस चीज़ के बारे में डिटेल में बताने का एक साधन के रूप में काम करते हैं। ये कि बस ऐसे नहीं एक जैसे फिल्मों में गाने डाल दिए, सुने, एंजॉय किया और वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं था। जो पराजा की जो त्रासदी थी वो सब कुछ बताने के लिए जो पोएम्स और सॉन्ग्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम लिखें तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन में द पराजा ट्राइब जो है दैट ट्रांसमिट्स इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड वैल्यूज़ ओरली, ओरली मतलब गा के, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। The spontaneous folk songs ensure that the community's identity remains intact despite their isolated, oppressed status। ठीक है, चाहे वो समाज से बाहर थे, अकेले रहते थे, उसके बावजूद भी वो एक जो उनके गाने थे वो एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी, एक समाज का एक पहचान के रूप में वो उसको संरक्षित रखते थे। सोशल ग्लू। Songs are integrated into daily rhythms, accompanying work, ritual और seasonal festivals। मतलब ये था कि वो एक डेली का ही एक रिदमेटिक चीज़ थी। सॉन्ग्स जो थे, चाहे वो काम कर रहे हैं, कोई रिचुअल है, कोई फेस्टिवल है, तो सॉन्ग्स हमेशा उनका लाइफ का एक हिस्सा रहे थे। This served to unite the community, bringing them together during both prosperous harvest और time of hardship। चाहे वो हार्वेस्टिंग का टाइम हो, चाहे वो मुश्किलों का टाइम हो, ये एक तरह से कम्युनिटी को साथ लाने का काम करते थे। ओके, अब एक नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेशन ऑफ इनर स्टेट। इनर स्टेट मतलब आंतरिक भावनाओं को एक्सप्रेस करना। द सॉन्ग्स आर द प्राइमरी व्हीकल थ्रू विच कैरेक्टर्स वॉइस देयर डीपेस्ट इंटरनल इमोशंस सच एज लव, जॉय, डेस्पेयर और एंग्विश। तो उनको जो शो करने का, एक्सप्रेस करने का एक तरीका है सॉन्ग्स और पोएम्स। ठीक है, फिर है कनेक्शन विद नेचर। Heavily laced with imaginary from the natural world, the lyrics highlights the tribe's harmonious, intimate relationship with their forest and surrounding। ठीक है, escapism versus oppression। the poetic और जो lyrical passages होते हैं that act as a poignant counterpoint to the grim realities of Sukrujani and his children as they navigate crushing depth and bounded labor। गोटी जिसको यहाँ पर यूज़ किया गया वर्ड नॉवल में। तो द सॉन्ग्स रिप्रेजेंट्स अ सेंचुरी ऑफ फ्रीडम एंड ब्यूटी। सिक्स पॉइंट प्रोज एंड पोएट्री। मोहंतेज ओरिजिनल जो उड़िया प्रोज इज हैवीली लिरिकल, blurring the boundaries between straight narration and poetry। So this poetic style जो मोहंती का रहा है, that is softens the bleakness of the tragic plot। जो किसी भी नॉवल का जब ट्रेजिक प्लॉट होता है, मतलब ट्रेजिक एंड होता है, तो उसको एक तरह से सॉफ्ट बना देती हैं
कविताएं अगर उसमें शामिल की जाएं। 7th है स्ट्रक्चरल रिदम की बात हो रही है। सो द इंक्लूजन ऑफ सॉन्ग्स प्रोवाइड्स, जो सॉन्ग्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं एन इनहेरेंट कोडेंस टू द स्टोरी टेलिंग, pacing the narrative naturally and reflecting the organic flow of tribal life. ओके, तो ये था आपका पोएम और सॉन्ग्स को इम्पोर्टेंस के बारे में। उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और क्या करना है आपने, सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर कर देना और इसके साथ साथ हाइप कर देना वीडियो को। ओके, ठीक है। और जब एग्ज़ाम दे के आओ तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि एग्ज़ाम कैसा गया और कितने क्वेश्चन करके आए हो, क्या क्या वहाँ पे देखने को मिला। तो अच्छा लगेगा सुन के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।